दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लोकल बैंक ऑफिसर करके एक पोस्ट निकाली है। ये आजकल नई पोस्ट आने लगी है। अभी इंडियन बैंक ने भी हमने देखा था। क्योंकि होता क्या है कि बैंकिंग के अंदर जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रांसफ़र को लेके काफ़ी सारे इशू होते हैं। अब इस सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो लोग बेरोजगार हैं और जो लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इस तरीके की वैकेंसीज आ रही है। क्योंकि दिक्कत यह है कि इस पोस्ट के अंदर ये स्टेट वाइज निकाली जाती है और इसमें लोकल लैंग्वेज को ही मान्य किया जाता है। तो यहाँ की जो ऑडियंस है, जो बहुत सारे बच्चे सबसे ज़्यादा इसी एरिया के लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयूज में जाना चाहते हैं, वो इससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो करंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि ट्रांसफ़र को लेकर उनको इतना ज़्यादा बैंक जो है टॉर्चर नहीं करता अपने लेवल पे। क्योंकि उनको अगर वहाँ पे एम्प्लॉय मिलने लग जाएंगे तो वो फिर नॉर्थ के या सेंट्रल इंडिया के बच्चों को उस तरफ नहीं भेजेगा। तो इस सिक्के के दोनों पहलू है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको लेके काफ़ी मन में उनके गुस्सा। और हमारे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे कमेंट आए कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप एक वीडियो जरूर लेके आओ, जिससे इसकी पूरी रियलिटी पता पड़े कि इस जॉब की क्या है, क्या इसकी वर्क प्रोफाइल रहती है, क्या इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है, क्या इसका पूरा तरीके से क्या इनका मोटिव है इस तरीके के एग्जाम्स लाने का। तो मोटिव मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि मोटिव इनका केवल ये है कि जो ट्रांसफ़र प्रॉब्लम्स बैंक में आती है। क्योंकि होता क्या है, जब आदमी को 8 साल 10 साल हो जाते हैं और उसके बाद उसको दूसरी तरफ साउथ इंडिया की तरफ अगर ट्रांसफ़र किया जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो या तो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर ज्वाइन ही नहीं करते हैं, वो एलओपीज पे चल जाते हैं, लीव विदाउट पे पे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। साथ ही दूसरी चीज़ उन लोगों को भी वो जो बच्चे फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ से किसी ने क्लियर किया और उसको साउथ में एकदम से पोस्टिंग मिल गई, उनमें से भी मैक्सिमम 50-60% जो है वो बैंक छोड़ देते हैं। वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन ले लेते हैं, एनआईएसीएल में ले लेते हैं, यूआईसी में ले लेते हैं, या जो अलग अलग आरबीआई के अंदर कोई चल जाता है तो वो लोग उन डिपार्टमेंट्स में चल जाते हैं। अब यहाँ पे कई लोग कुतर्क ये करते हैं कि सर सैलरी तो वहाँ भी लगभग उतनी है, फिर वो क्यों जाते हैं? क्योंकि इसका मेन कारण है वर्क प्रोफाइल इनकी, कि वर्क प्रेशर जो है। तो वो बच्चे यही बोलते हैं कि सर जब हमको दूर ही रहना है तो हम ऐसे सेक्टर के अंदर जॉब करेंगे जहाँ पे वर्क प्रेशर जो है वो कम हो, भले ही सैलरी बराबर हो। तो ये एक बहुत सारे कारण होते हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग लोकल बैंक ऑफिसर की आई है, ये 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक चलेगी। पोस्ट का नाम लोकल बैंक ऑफिसर है और ये सेम एस पीओ है। मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो आईबीपीएस रिक्रूट करता है ये बिल्कुल सेम है। इसकी वर्क प्रोफाइल वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट जहाँ पे जो चीज़ें डिफरेंस आएगी वो हम वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जाम पैटर्न और एलपीटी का इसके अंदर कितना बड़ा रोल है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और पोस्टिंग का कितना बड़ा इशू है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो एज इसके अंदर 20 से 30 ईयर्स है मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। वैकेंसीज टोटल 1500 आई है, अलग अलग स्टेट वाइज में मिला के बता रहा हूँ आपको। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी है, फुल टाइम मांगी है इन्होंने ग्रेजुएशन, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आपने डिस्टेंस मोड पे या कई जगह इसको प्राइवेट बोला जाता है तो वहाँ से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, फुल टाइम रेगुलर मोड में नहीं करी है, तो फिर आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आपने फुल टाइम करके अगर ग्रेजुएशन के अंदर आपका 60% नहीं भी है तो आप इसके अंदर पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। अगर हम इसके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आईबीपीएस पीओ के अंदर बेसिक पे रहती है, जो वहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट लेते हैं, जो एम्प्लॉय बनते हैं, उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। उसमें कोई फर्क नहीं आएगा आपके सैलरी अलाउंसेस में। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोकल बैंक ऑफिसर बने हो तो आपको कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। वो पूरे तरीके से उतने ही मिलेंगे जितना आईबीपीएस पीओ न्यू ज्वाइनी को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी फीस जो है वो 850 रुपीज़ है, इंक्लूसिव टैक्स है, तो 850 रुपये का इसका फॉर्म है। और 10 स्टेट के अंदर इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। इसमें साउथ के स्टेट अगर अपन पकड़ें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात है और ईस्ट के अंदर वेस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा है। ये 10 स्टेट के अंदर इनकी वैकेंसीज निकली है। और इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंडेटरी है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीड राइट और स्पीक आपकी मैंडेटरी रहेगी। इसके बाद मैं एग्जाम पैटर्न पे आऊँगा तो थोड़ी और बात इसके बारे में करूँगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई राजस्थान से अगर वो गुजरात से अप्लाई करने की सोच रहा है तो इस वीडियो के एंड तक आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कंडीशंस में करना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है यू कैन अप्लाई फ्रॉम ओनली वन स्टेट। आप एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कर्नाटक से भी अप्लाई कर दिया और गुजरात से भी अप्लाई कर दिया, महाराष्ट्र से भी कर दिया, एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर पाओगे। फिर एक और कंडीशन इन्होंने दी है कि अगर आप ये सोचो कि ऑफिसर बनने के बाद आप 3 साल बाद जैसे आईबीपीएस पीओ के अंदर रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप होम स्टेट का लगा सकते हैं, इसके अंदर आपका कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफर कंसीडर नहीं करेंगे। वो 10 साल तक इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आपको उसी स्टेट के अंदर रहना होगा, आपका स्टेट चेंज नहीं किया जाएगा। या फिर आप डीएम यानी स्केल 4 जो बोला जाता है बैंकिंग के अंदर, वहां तक अगर आप पहुंच जाते हो, उन दोनों में से जो भी विच एवर इज अर्लियर जो पहले होगा वो कंसिडर किया जाएगा।
और 10 साल अमूमन डीएम बनने में लग ही जाते हैं, क्योंकि 3-3 साल में प्रमोशन होते हैं। तो 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनता है, 3 से 4 बनता है, और बीच में ब्रेक भी आ जाता है। जरूरी नहीं है कंटिन्यूसली प्रमोशन हो जाए किसी का। तो ये आप 10 साल ही मान के चलो कि 10 साल तक आपको उसी स्टेट के अंदर पोस्टिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप नॉन होम स्टेट है आपका तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर होम स्टेट है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नॉन होम स्टेट है आपका तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हो कि आप पहले से माइंड मेकअप करके जाना अपना कि 10 साल तक मुझे वहीं रहना है। इसके अंदर ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपनी रिक्वेस्ट लगा दो। इसके बाद हम देखें तो प्रोविजन पीरियड इनका 2 साल का रहेगा, जो IBPS PO के अंदर रहता है। लेकिन जो इनका बॉन्ड है वो 3 साल का है। सर्विस इंडेमिनिटी बॉन्ड जो है वो इनका 3 ईयर का है। अगर प्रोविजन होने के बाद भी अगर आप 1 साल के अंदर जॉब छोड़ते हो तो आपको 2 लाख प्लस GST टैक्स जो है आपका वो भरना पड़ेगा, अगर बिफोर 3 ईयर आप लीव करते हो। इसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर की जैसे कंपनीज के भी नोटिफिकेशन आए तो उनके अंदर जो है कैलकुलेशन वाइज थोड़ा बॉन्ड जो है वो अमाउंट आपको कितना रीपे करना है वो कम होता चला जाता है जितनी सर्विस आप कर चुके हो। इसके अंदर ऐसा नहीं है, अगर आप लगते ही छोड़ोगे तो भी आपको 2 लाख प्लस GST भरना पड़ेगा, और अगर आप लगने के 3 साल के अंदर छोड़ोगे तो भी आपको 2 लाख प्लस GST भरना पड़ेगा, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 1.5 साल, चाहे 2.5 साल, जितने भी टाइम में आप छोड़ते हो। ये स्पष्ट कंडीशन है इनकी बॉन्ड की। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर अब इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है इसके अंदर, क्योंकि बैंकिंग के इतने सारे नोटिफिकेशन मैंने देखे हैं IBPS वगैरह के भी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस इनका फिक्स नहीं है। बैंक को पूरे तरीके का राइट है कि वो चाहे तो डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले सकता है, वो चाहे तो रिटन एग्जाम भी करा सकता है, वो चाहे तो GD प्लस इंटरव्यू भी ले सकता है। तो ये इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, और साथ में इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी दे दिया है अपना। मतलब ये चीज लिखने के साथ साथ इन्होंने एग्जाम पैटर्न भी दे दिया है, उसके अंदर ये भी बता दिया डिस्क्रिप्टिव होगा या नहीं होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू में कितने बच्चों का रेशियो सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन उसके ऊपर इन्होंने एक कंडीशन ये जरूर लिखी है, तो इसलिए अगर इसका रिटन एग्जाम नहीं होता है और डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है और वो स्क्रीनिंग के बेस पे आएगा इनका इंटरव्यू कॉल जो होगा, तो इसके अंदर क्या इन सोच के इन्होंने लिखा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब ये एग्जाम होगा कि रिटन एग्जाम लेंगे भी कि नहीं लेंगे, लेकिन लिखा जरूर है इन्होंने एक पॉइंट के अंदर। इसके बाद अगर, और साथ में ये भी लिखा है कि एप्लीकेशंस पर डिपेंड करता है। तो सिंपल ग्रेजुएशन लेवल पे तो एप्लीकेशंस तो आप मान के चलो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आएगी, और मैक्सिमम चांसेस ये है कि इसका रिटन एग्जाम होगा। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस नहीं है, आपको केवल एक ही एग्जाम देना है इसके अंदर, और उसका पैटर्न इन्होंने दिया है। इसके अंदर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और 60 मिनट का टाइम रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग उसके अंदर। जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट का टाइम रहेगा। उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के 45 मिनट का टाइम रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 40 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल 155 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के 180 मिनट, यानी 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। इसके अंदर 1/4 नेगेटिव भी होगी और सेक्शनल आपकी कट ऑफ भी रहेगी, ये पहले से इन्होंने लिख दिया है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर राइटिंग और ऐसे आपका लेटर राइटिंग और ऐसे आपसे पूछा जाएगा, वो आपको देना है वहां पे। इसके 2 क्वेश्चंस होंगे टोटल 25 मार्क्स के, और 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा। ये ऑटोमेटेड इवैल्यूएट होगा, कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, मैक्सिमम एग्जाम्स में यही रहता है। इसके बाद देखें तो ये डिस्क्रिप्टिव इसके अंदर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा है, ये आप क्लियर कर लें, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर ये लिखा रहता है। अभी इंश्योरेंस के भी इतने सारे हमने वीडियोस बनाए कि डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके अंदर इन्होंने नहीं लिखा है कि क्वालिफाइंग नेचर का, इसलिए जो लोग प्रिपरेशन करें वो ये मान के चलेंगे डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी हो सकता है वो लोग काउंट कर लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, क्योंकि अक्सर लोग डिस्क्रिप्टिव को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके बाद हम देखें तो फिर इनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के पहले इनको जो है मार्क्स शेयर नहीं किए जाएंगे आपके एग्जाम के, जैसा दूसरा एग्जाम्स में रहता है कि इंटरव्यू के पहले वो आपसे मार्क्स शेयर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू के पहले इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि रिटन एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए ये आपसे शेयर नहीं किया जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, और ये जो LPT जो आपका रहेगा ये इंटरव्यू के बाद नहीं होगा, ये इंटरव्यू के पहले आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने 10th या 12th क्लास के अंदर आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है, जैसे गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है, अगर आपने 10th या 12th में से किसी भी एग्जाम में आपने ये लोकल लैंग्वेज पढ़ी है किसी भी कक्षा के अंदर, तो आप LPT से बच जाएंगे। आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, और ये पूरे तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़े जाएंगे। ये आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही आप जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे। इसके बाद हम देखें तो इन्होंने लिखा है कि 1:3 के रेशियो में इन्होंने इंटरव्यू के लिए ये लोगों को बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए 1:3 का रेशियो रहेगा, और 80:20 यानी 80% मार्क्स आपके रिटन एग्जाम्स के रहेंगे, 20% आपके इंटरव्यू के रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज इसकी है कि एग्जाम सेंटर इसके पूरे देश में,
अगर कोई गुजरात से फॉर्म फिलिंग करना चाहता है, वहाँ पे अप्लाई करना चाहता है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए, और कोई राजस्थान से या मध्य प्रदेश से है, तो वो अपने स्टेट के अंदर ही इसका एग्जाम सेंटर लेके और एग्जाम दे सकता है। ऐसा इन्होंने लिखा है, एग्जाम सेंटर पूरे देश के अंदर है इसके। तो ये एक और चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें इनकी वर्क प्रोफाइल और प्रमोशन, तो मैंने आपको बता दिया। पीओ का काम एक तरीके से वो ऑफिसर रहता है बैंक में, उसको मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं पीओ को। आप ऐसा नहीं है कि जैसे इंश्योरेंस में या आरबीआई वगैरह में रहता है कि एक वर्टिकल के थ्रू ही आपको काम करना है। वर्क प्रेशर आप सभी को पता है, अभी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इस वीडियो के अंदर, क्योंकि फिर जो बैंकिंग के जो दीवाने हैं वो एकदम से मेरे से नाराज हो जाते हैं कि सर आप तो इतना ब्लंट बोल देते हो। तो वर्क प्रेशर इसके अंदर रहेगा, ये एक लाइन में मैंने बता दिया आपको। वर्क प्रोफाइल जो है वो जैसी बैंक पीओ की रहती है वैसी रहेगी। 5 डे वीक अभी तक बैंकिंग में नहीं हुआ है। सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहेगा। सेकंड फोर्थ सैटरडे में भी कई बार हो सकता है कि आपको जाना पड़ जाए, क्योंकि आए दिन बैंकिंग के अंदर कभी क्वार्टरली ऑडिट रहती, कभी क्वार्टर एंड रहता है, तो ये सारी चीजें रहती है, आपको पता ही है, और वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज और है, इसके अंदर इन्होंने ये भी लिखा है कि इंप्लॉय जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कोई करंट इंप्लॉय है और वो एज वगैरह सब कुछ जो अपनी सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा है, तो वो अप्लाई कर सकता है उसके अंदर। लेकिन मान लो उसको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो उसकी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। जो बेसिक पे आईबीपीएस पीओ को मिलती है वही लोकल बैंक ऑफिसर को मिलती है, और वही उसे मिलेगी सिलेक्शन लेने के बाद। तो ये करंट एम्प्लॉयज के लिए भी है। अब यहाँ पे कई बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं वीडियो के अंदर इतना डीप में नहीं बोलना चाहता कि सर ये ऐसा कोई इंटरनल इसके अंदर कुछ स्कैम तो नहीं हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये जब तक प्रोसेस पूरी नहीं होती किसी भी एग्जाम्स की, जब तक हम पता नहीं कर सकते चीज़ें कि कितनी पार्शलिटी उसके अंदर रही है और कितनी ट्रांसपेरेंसी रही है। अभी थोड़े टाइम पहले सिडबी का नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर उन्होंने केवल जीडी और इंटरव्यू राउंड लिया था, तो उसके अंदर भी काफ़ी बच्चों की नाराज़गी थी कि वहाँ पे उन्होंने पार्शलिटी करी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।